नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपको हमारे धन की बात अक्टूबर एडिशन में। जिसमें जैसे आपको पता है हम इकोनॉमी, मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट की ओर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। मैं अपनी पीपीटी को शेयर करता हूँ। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट एलोकेशन पे हम आज बात करेंगे। तो इस चीज में पहली चीज जो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे तो कोविड का इम्पैक्ट। ये एक मेडिकल क्राइसिस जो कंटेजियस यानी बहुत फैलती है इस महामारी। तो लॉकडाउन खाली एक सॉल्यूशन था क्योंकि वैक्सीन और क्योर तो इमीडिएटली हाथ में नहीं आया। तो इसके कारण पूरी दुनिया में आप देखिए कि लाल निशान माने बहुत सीवियर लॉकडाउन ज्यादातर देशों ने अपनाया। फिर धीरे धीरे अभी जैसे ही कंट्रोल हो गया डिजीज उसको कम कराते अभी येलो निशान में आया। बाकी के देश में भी वही हालत है। तो ऐसी हालत में कोविड एक तरफ इसका असर था इकोनॉमी के ऊपर, बट लॉकडाउन का असर भी इकोनॉमी के ऊपर था। तो दोनों मिला के मैसिव जीडीपी का डिक्लाइन हुआ ग्लोब के अक्रॉस। वर्ल्ड की देखिए आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि इस साल करीबन 5% के थोड़े नीचे 4.9% का नेगेटिव ग्रोथ, जहां पे एडवांस कंट्रीज में असर तो 8% नेगेटिव है और इमर्जिंग के अंदर 3% नेगेटिव। और अगर आप देखें तो एडवांस के अंदर यूरोप और यूके ये दोनों बहुत बुरी हालत में है। और यूरोप के अंदर आप देखें तो फ्रांस, इटली और स्पेन बहुत बुरी हालत में है। और एट द सेम टाइम एशिया के अंदर आए तो चाइना का एक्चुअली पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है इस साल, बिकॉज महामारी पहले आ गई तो पहले उन्होंने अटैक कर दिया था उसको और अभी रिकवरी मोड में आ रही है। इंडिया 4.5% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ इस साल दिखाने वाला है। तो वर्ल्ड की जो रिस्पॉन्स रही है इकोनॉमिकली तीन तरह की रही है। एक थी रेट कट जिससे सस्ता पैसा मिले लोगों को, दूसरी थी मॉनेटरी स्टिमुलस यानी भरपूर पैसा लोगों के पॉकेट में डाले, और तीसरी गवर्नमेंट की ओर से फिस्कल की ओर से नौकरी क्रिएट करने का ऐसे कुछ प्रोग्राम। तो ये रेट कट तो हुआ भयंकर क्योंकि 2008 में जब प्रीवियस क्राइसिस हुई थी तो करीबन 2% के लेवल पे थी। आज तो 1% के नीचे आ गया है पॉलिसी रेट। और एट द सेम टाइम नोट छाप की प्रोग्राम अब देखें तो G4 के बड़े बड़े देशों ने प्रीवियस क्राइसिस के टाइम में अभी 3 गुना यानी इस एक साल में ही उन्होंने करीबन 30% अपने बैलेंस शीट को बढ़ा दिया नोट छाप करके। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी फिजिकल स्टिमुलस अपनी फिजिकल डिफिसिट बढ़ा के देखें सभी देश नेगेटिव फिजिकल डेफिसिट में बहुत चले गए। और G4 और चाइना कुल मिलाकर करीबन 13% उनकी फिजिकल डेफिसिट होने वाली है। और खास करके अमेरिका की करीबन 19% नेगेटिव फिजिकल डेफिसिट। तो नेचुरली ऐसे भरपूर एक्शन लेने के कारण एक वी शेप रिकवरी की उम्मीद है कंपेयर टू द प्रीवियस ग्लोबल क्राइसिस। और इसके साथ क्योंकि लॉकडाउन के जरिए उन्होंने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दिया तो नहीं फैली बाहर, तो उसका भी एक रीजन है कि वी शेप हो सकता है। और तीसरी चीज कि एक साल के अंदर उम्मीद है कि एक वैक्सीन या क्योर सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की रिकवरी भी साबित हो जाएगी। तो अमेरिका के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, इनको सबसे बड़ी देश है और अमेरिका में जो होता है बाकी देश में फॉलो होता है। तो अमेरिका के अंदर देखें तो प्रीवियस क्राइसिस और रेस क्राइसिस के कंपैरिजन में क्यों वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है, उसका कारण यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट येलो लाइन है बढ़ती जाती है, मगर पर्सनल कंजम्पशन जल्दी रिकवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंजम्पशन बड़े अमीर लोग करते हैं, पुअर लोग वेट करते हैं स्टिमुलस के लिए। तो अमीर लोग जैसे ही उनको फ्यूचर अच्छी दिखते हैं उनकी खरीदारी शुरू हो सकती है, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो सेकंड चीज है कि पहले क्राइसिस में करीबन 100% यूएस हाउस होल्ड डेट जीडीपी के इक्वल था, अब खाली 74%। तो पब्लिक के लिए बोरो करने के लिए बहुत रूम है अभी। तो रीशेप रिकवरी इसके कारण भी हो सकता है। तो आने वाले दिन में ये सब एक्शन के कारण हम कुछ ग्रीन शूट्स देख रहे हैं सामने। एक है अमेरिका में देखिए वॉलमार्ट, अमेजोन, टारगेट ऐसे बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे 3-3 लाइन मैंने बताया ईच कंपनी के सामने। क्या है? येलो लाइन पिछले साल का सेल्स अभी तक, इस साल का एक्सपेक्टेशन व्हाइट लाइन में है, और इस साल की एक्चुअल सेल्स जो आ गई है वो ब्लू में है। आप देखें कि हर मेजर सेलर में एक्चुअल सेल्स फोरकास्ट से भी और लास्ट ईयर से भी बेहतर आ गए हैं, यानी रिकवरी मजबूत आ रही है। तो ये लो इंटरेस्ट रेट के कारण पब्लिक को भी ये उधर ट्रांसमिशन हो चुकी है, क्योंकि 30 साल वाले लोन में अभी खाली 2.88% में मिल रहा है फिक्स्ड रेट में। तो बहुत सस्ता पैसा मिल रहा है।
तो नेचुरली होम सेल्स 2007 के बाद की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और सेकेंड हैंड होम सेल्स भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो नेचुरली हाउसिंग बूम के कारण सर मैन्युफैक्चरिंग का भी रिवाइवल हो रहा है। तो सभी 3-4 स्टेट की बात करें तो सभी जगह में हम मैन्युफैक्चरिंग यूएस का वी शेप्ड रिकवरी में दिख रहा है और ओवरऑल बिजनेस कंडीशन भी एक वी शेप्ड रिकवरी दिखा रहा है अमेरिका में। ब्रॉडर वर्ल्ड इकोनॉमी देखें, एक या दो इंडिकेटर देखें तो एप्पल से ड्राइविंग मोबिलिटी वाली है। तो यहाँ देखिए ब्लू वाला लाइन है जितने इकोनॉमी 100 के ऊपर है और येलो है जिसका अबो 75 है। तो 90% इकोनॉमीज 75 के ऊपर आ गए हैं, 100 के ऊपर 60% आए हैं। तो मोबिलिटी बैक टू नॉर्मल लेवल्स पे बहुत जल्द पहुंच रही है और ट्रांसिट का भी ट्रेंड देखिए 7 डे मूविंग एवरेज में क्लियरली आपको यूएस, जर्मनी, इटली, ब्राजील, फ्रांस सब जगह में एक वी शेप रिकवरी बनती हुई सामने दिख रही है। और चीन की बात करें तो चीन में एक तरफ एक कंजम्पशन इंडेक्स जो एवरेज पैसेंजर कार की सेल्स और फिर इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो हैवी ट्रक की सेल, दोनों आपको देखिए वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है। और सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप देखें तो ऑटो सेल्स, बॉक्स ऑफिस, प्रॉपर्टी सेल्स, होटल ऑक्यूपेंसी और सबवे के अंदर पैसेंजर की वॉल्यूम सभी आपको एक वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है। और इसलिए पीएमआई इंडेक्स जो फ्यूचर जीडीपी का प्रेडिक्टिव कैपेसिटी होता है उसके ऊपर चाइना में सबसे पहले हुआ वी शेप रिकवरी इन पीएमआई, उसके बाद यूएस और यूरोप में भी फॉलो किया। तो ऐसी हालत में पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जीडीपी कैसे सामने दिख रही है तो देखें आप तो येलो लाइन जो है चीन वो सबसे पहले रिकवरी है, सबसे जबरदस्त रिकवरी, फिर ओवरऑल एवरेज वर्ल्ड की है, उसके बाद इमर्जिंग, उसके बाद एडवांस। तो यही ऑर्डर यहाँ पे भी दिख रहा है कि वर्ल्ड की ग्रोथ एक -4.9 से इस साल 2021 में 5.4 पॉजिटिव में यानी क्लियर वी शेप्ड, जहां पे एडवांस इकोनॉमी का ग्रोथ होगा 4.8 मगर इमर्जिंग का होगा 5.9 यानी इमर्जिंग एडवांस से फास्टर रिकवरी दिखाएंगे। तो इसको जानने के लिए और एक इंडिकेटर है जिसका नाम है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो फ्यूचर ट्रेड जो एक देश से दूसरे देश कोल या गाड़ियां ये सब ट्रांसमिट होती है। तो देखिए उसका दिसंबर का लेवल था बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का 1000 के करीब और कोविड के कारण मार्च में गिरावट आई 600 यानी 40% की गिरावट, मगर अब रिकवरी 6 महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, यानी वर्ल्ड में रिकवरी पाथ पे है, ये क्लियर कट इस इंडेक्स से आपको दिखता है। तो कोविड का असर वर्ल्ड के ऊपर क्या है कि पिछले साल कोविड के पहले सोच रहा था कि इस में ग्रोथ वापस 3.5% के लेवल पर रिकवरी हो जाएगी, पर कोविड ने आके क्या किया उसको एक साल पुश बैक कर दिया। तो नेट नेट कोविड का बहुत बुरा असर, मगर उसका टाइम फ्रेम बस एक ही साल का रहेगा, तो एक शार्प वी शेप रिकवरी बनती है। तो अब इंडिया के ऊपर ध्यान देते हैं। इंडिया को हम रखते हैं कि राइडिंग द रिकवरी। क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर इकोनॉमी में देखें इंडिया में एक खास चीज ये थी, कोविड क्राइसिस के पहले ही हमारी इकोनॉमी डाउनटर्न में चल रही थी। कुछ कारण थे, एनबीएफसी क्राइसिस था, नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन था, ये सब कुल मिला के हमारे जीडीपी को ऑलरेडी स्लो डाउन मोड में कर दिया था। तो उसके बाद आई कोविड और कोविड को हमने सामना करने के लिए बहुत सीवियर लॉकडाउन किया। देखिए यहाँ पर इस वर्ल्ड वाली कंपैरिजन में इंडिया का नंबर नीचे है, देखिए हंगरी और इंडोनेशिया के बीच हमने सबसे सीवियर लॉकडाउन इस्तेमाल किया। 10 के आंकड़े थे 4 हफ्तों के लिए, उसके बाद 8, यानी सबसे सीवियर लॉकडाउन हमारे देश ने करी। तो नेचुरली इकोनॉमी में भी सबसे सीवियर इंपैक्ट आया, मगर लॉकडाउन के कारण हमने रूरल इंडिया को बचा दिया इस महामारी से, ताकि उधर रबी का हार्वेस्ट हो या खरीफ की सोइंग हो, दोनों अच्छी तरह से चल सके। तो ये हमारी सक्सेस थी लॉकडाउन की। मगर जीडीपी के ऊपर बहुत बुरा असर, 24% नेगेटिव आया फर्स्ट क्वार्टर वाला जीडीपी, सभी G7 देशों के माफिक हमारी सबसे खराब जीडीपी की नेगेटिव ग्रोथ रही। और गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर प्रोग्राम 10% ऑफ जीडीपी के थ्रू रिकवरी करने की कोशिश की, इसके बावजूद था वो 24% की गिरावट। और गवर्नमेंट ने मगर ऐसी कोशिश की कि 6% करीबन गवर्नमेंट ने इफेक्ट दिया, 4% रिजर्व बैंक ने इफेक्ट दिया, मगर फिर भी इकोनॉमी के ऊपर असर को 1% से नीचे रखा। कैसे हुई ये बात? क्योंकि हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज हुई थी, पेट्रोल का दाम गिर गया, क्योंकि 80% हम पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं।
तो उसका गिरने से हमारे लिए हमारी टैक्सेशन बढ़ा के हमने करीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू सेंटर ने उठा लिया। तो इसके कारण कोविड का जो 6% ऑफ जीडीपी का जो फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट कर रही थी उसमें ये आके उसको हेल्प किया था। और गवर्नमेंट की जो भी कोशिश रही हमने देखा वहां पे इम्प्लीमेंटेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए वो 24% नेगेटिव आपको दिखा, क्योंकि सब अभी भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। 30-40% ही इम्प्लीमेंट हुआ है रिलीफ पैकेज। खाली रूरल एरिया में नबार्ड के थ्रू वर्किंग कैपिटल फंडिंग आप देखेंगे करीबन 83% डिस्बर्स हो चुका है। तो रूरल में गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया, उधर जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया, बाकी का धीरे धीरे हो रहा है। इसके साथ रिजर्व बैंक ने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, बहुत से स्टेप्स लिए हैं जो यहाँ पे मैंने टेबल में दिखाया, और रेट कट भी उन्होंने करीबन 115 बेसिस पॉइंट्स का किया। इस रेट कट का मगर ट्रांसमिशन भी पार्शियली हुआ है, क्योंकि 115 बेसिस पॉइंट्स के अंदर एग्जिस्टिंग जो लोन है बैंक के वहां पे खाली 23% ही उन्होंने कस्टमर को पास ऑन किया, मगर नए लोन में उन्होंने 72 बेसिस पॉइंट्स पास ऑन किया। बट उधर भी अभी रूम है और 40 बेसिस पॉइंट्स का ट्रांसमिशन में। ये आते आते आने वाले क्वार्टर में ये इस मदद करेगी, मगर इस क्वार्टर के लिए इसका असर आपको दिखा, राइट। तो इसके अलावा आरबीआई ने भी मॉरेटोरियम जो दिया था पब्लिक को बैंक के लोन से, उसको भी एक्सटेंड ना करके उन्हें बैंक को प्रोटेक्ट कर दिया, और एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कामत कमेटी को स्टैब्लिश किया। और उस कमेटी के रिजल्ट ये है कि करीबन 26 सेक्टर को कुछ राहत मिलेंगे, और करीबन 666 कंपनियों को इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट देश में मिलेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, केमिकल की बेनिफिशियरीज होंगे। और इसके साथ गवर्नमेंट ने बहुत अहम, मैं कहूंगा एक वाटरशेड मोमेंट ये एग्रीकल्चर की जो रिफॉर्म्स में क्या है, मानता हूं कि पॉलिटिकली इसमें कई स्टेट्स में अपोज कर रहे हैं, बट फिर भी ये लॉन्ग टर्म लिए ये रिफॉर्म है। वो क्या होता है कि हर रिफॉर्म में यही होता है कि पेन थोड़ा होता है मगर गेन जबरदस्त आता है। तो इसमें भी पेन होगा शॉर्ट टर्म में, मगर लॉन्ग टर्म में एक फार्मर के लिए एक कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, फ्री प्राइसिंग होगी, तो उसको भी सपोर्ट मिलेगी, सही तरह के क्रॉप्स वो इम्प्लांट करेगा, और उसके साथ प्रोडक्टिविटी भी हमारे देश की एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगी। तो ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये वाली रिफॉर्म। तो देखिए कि मॉनसून की अच्छी खबर के कारण माइग्रेंट्स जो अर्बन से रूरल चले गए उसके कारण, और गवर्नमेंट ने भी करीबन 40% अपना नरेगा में अलोकेशन भी बढ़ा दिया, इसके कारण खरीफ क्रॉप की सोइंग बहुत जबरदस्त चली, और करीबन 100% से ज्यादा नॉर्मल जो एरिया सोइंग होता है उसको पार कर दिया है। इनफैक्ट प्रीवियस ऐसी हाई 2016 में ही हमने दिखा था। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि आज एग्रीकल्चर में क्रॉप का सोइंग बहुत बढ़िया हुआ है। और इसके साथ रिकवरी में देख रहे हैं कि ट्रैफिक की कंजेशन भी बढ़ रही है। 7 डे कंजेशन देखिए तो इंडिया अमेरिका के जस्ट बाद है, तो वो एक साइंस ऑफ नॉर्मलसी है। और इसके साथ रूरल के अंदर लोगों के पास पैसा है तो वो भी क्या कर रहे हैं कि 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, जो लास्ट ईयर के माफिक 70% और 95% ऑफ लेवल पहुंच चुकी है। और ट्रैक्टर ऑलमोस्ट दुगना, लास्ट ईयर के ट्रैक्टर की खरीदारी से दुगना खरीदारी हो रही है। खाली ट्रक, बस और 3 व्हीलर्स जो कमर्शियल व्हीकल है वहां पे रिकवरी अभी हुई नहीं है, क्योंकि एक साइक्लिकल डाउनटर्न में है। वैसे तो पब्लिक कंजम्पशन तो रूरल में बढ़ रहा है जैसे आपको दिख रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट की इनकम भी जीएसटी के कारण घट गई थी लॉकडाउन में, अब धीरे धीरे बढ़ के वापस आ गई, देखिए 95,000 करोड़ रुपए, राइट। गवर्नमेंट की खर्चा जो ईवे बिल के थ्रू होती है, इंट्रास्टेट लीजिए इंटरस्टेट लिए, दोनों एक वी शेप रिकवरी दिखा रहे हैं आपको। और ओवरऑल होलसेल और रिटेल पैसेंजर व्हीकल सेल्स दोनों आपको वी शेप रिकवरी के मोड में है। और ट्रैक्टर की सेल्स की बात ऑलरेडी करनी, सेल्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में भी देखिए एक वी शेप रिकवरी दिख रहा है। तो नेचुरली कंजम्पशन में भी आपको एक रिकवरी दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और ओवरऑल वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में घर में बैठे बैठे लोग टीवी तो ज्यादा देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टेलीविजन की एड की इंडेक्स भी देखो बढ़ती हुई दिख रही है आपको, राइट। तो ओवरऑल फ्रेट का हालत देखे तो सीमेंट लीजिए, स्टील लीजिए, कोल लीजिए, पोटेज लीजिए, ये सब दिशा में आप देख रहे हैं कि सभी जगह आपको कि कई ना कई तरह की एक वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है, राइट।
तो ऐसी हालत में ओवरऑल हमारी मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआई जो फ्यूचर जीडीपी को प्रेडिक्ट करती है वो भी रिकवर होके 50 को पार कर चुकी है और सर्विसेज की पीएमआई भी करीबन 50 के पास आ पहुंच चुकी है, राइट। तो ओवरऑल अगर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखे, क्योंकि नरेगा की पेमेंट के कारण जो माइग्रेंट लेबर रूल में गए उनको भी वहां पे नौकरी मिली, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वापस प्री कोविड लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जेफरीज जो बनाते हैं एक इंडिकेटर, वहां पे देखिए करीबन 93% प्री कोविड लेवल के तक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पहुंच चुकी है। तो ये अच्छी हालत है एक वी शेप रिकवरी के लिए, और गवर्नमेंट ने इसके साथ बहुत से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी अनाउंस कर दिए इस क्राइसिस के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज है फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ के लिए। और क्रूड और रुपये की स्टेबिलिटी भी इंडिया के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हर $10 ड्रॉप इन क्रूड प्राइस इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को ½ % गिराता है, राइट। तो एक्चुअली मार्च में देखिए तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव टेरिटरी में चली गई थी, राइट। तो ओवरऑल रेटिंग हमारी देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन पैसों के लिए, चाहे वो एफडीआई हो या एफआईआई हो। और रेटिंग में हमने भी अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि एक तरफ हमने ज्यादा फिस्कल डेफिसिट के ऊपर असर नहीं आने दिया इस पैकेज का, और दूसरी तरफ हमने रिफॉर्म्स भी जारी कर दिया इस क्राइसिस के अंदर, राइट। तो इस हालत में हमारी पोस्ट कोविड जीडीपी कैसी दिख रही है कि इस साल की 4.5% कैलेंडर ईयर, आज आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 9% नेगेटिव, क्योंकि उसमें अगले क्वार्टर को जोड़ के पहले क्वार्टर का जो पॉजिटिव था अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च इस साल में, उसका निकाल के देखें तो 9% नेगेटिव बनता है। तो इसमें 4.5 दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 4% पॉजिटिव था। मगर अगले साल में देखिए आईएमएफ का मानना है कि करीबन 6% की पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हम देख पाएंगे, यानी एक साफ साफ एक वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टडी करें तो पिछले क्वार्टर का 24% नेगेटिव, तो इस क्वार्टर का यानी जो अभी बीती हुई क्वार्टर में भी हम 9% जीडीपी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में जैसे दिवाली से कुछ खर्चा खरीदारी शुरू होगी तो थोड़ा उसका असर दिखेगा और नेगेटिव 1.7 को ड्रॉप हो जाएगा। और फिर जनवरी फरवरी मार्च में जहां पे एग्रीकल्चर का इफेक्ट आएगा, हार्वेस्ट की इफेक्ट आएगी, तो एक्चुअली पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। और आरबीआई गवर्नर ने भी यही बताया था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा इंडिया के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल पॉजिटिव भी है। जो चाइना के कंपैरिजन में चाइना का एक वर्कफोर्स कम हो रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है, 30 साल के लिए बढ़ने वाला है। और इसके साथ चीन में जो फैक्ट्री कारखाने हैं वो लोग कह रहे हैं कि कोविड के कारण हम इसको बाहर निकालने वाले हैं, ये चीन के ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 44% लोग कहेंगे वो उनकी इंटेंशन टू रीलोकेट बढ़ गई है। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम बहुत से नई कैपेसिटी बाहर के देश में सेटअप करने वाले हैं। तो नेचुरली गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट करने के लिए अपना टैक्स रेट को एकदम से 35% से 17% घटा दिया, ताकि फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो इंडिया। और इसके साथ जीएसटी और लाइसेंसिंग और रोड और एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज के कारण हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एकदम से 79 रैंक्स इंप्रूव हो चुकी है। ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसलिए हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, तो आने वाले दिन में इसका और भी बढ़ने का उम्मीद रख सकते हैं आप। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 के अंदर, यानी और 4 साल के अंदर, इंडिया दुनिया की तीसरी नंबर इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ जीडीपी बन जाएगी, चीन और अमेरिका के बाद। तो ये एक पॉजिटिव उम्मीद है इंडिया के ग्रोथ की स्टोरी के पीछे। तो स्टॉक मार्केट पे आते तो फर्स्ट ग्लोबल मार्केट पे ध्यान देते हैं। तो पिछले साल ग्लोबल मार्केट में हालत अच्छी रही, 2019 की बात कर रहा हूँ। तो इस साल देखिए मिक्सड बैग है। यूएस का नैस्डैक सबसे बढ़िया रिटर्न दिया 24%, ब्राजील का कमोडिटी कंट्री है तो बहुत खराब रिटर्न, इंडिया बीच में है विद 2% नेगेटिव ग्रोथ। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान दें तो सेक्टरली परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी डिटेल में हमने सेक्टर की बात करी, तो सेक्टरल परफॉर्मेंस देखें तो एक महीने के रिटर्न में आपको ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, एक महीने 3 में, वैसे 1 साल 3 साल में थोड़े नेगेटिव्स है। तो कौन सी सेक्टर अच्छी कर रही है कौन सी नहीं, 1 साल वाला रिटर्न कंपेयर करें मार्च में जहां पे कोविड का पूरा असर दिख रहा था, और अक्टूबर में। तो मार्च में सभी का 1 साल का रिटर्न नेगेटिव था। अब अक्टूबर में देखें कुछ पॉजिटिव में आ गए। इनफैक्ट वी शेप रिकवरी अगर कैलकुलेट करें तो सभी सेक्टर ग्रीन में दिख रहे हैं, क्योंकि
आइदर बहुत नेगेटिव से कम नेगेटिव हुए हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। तो इस हालत में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रही है हेल्थ केयर, फार्मा, क्योंकि कोविड महामारी के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन या क्योर किसी देश में उसका डिस्कवरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में आना पड़ेगा, तो सभी फार्मा कंपनीज के लिए ये बेनिफिट होगी। दूसरी चीज आईटी है। आईटी का बेनिफिट क्यों है? क्योंकि टेलीकॉम के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में बहुत से लोग डेटा ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कंपनियों भी वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना टेक्नोलॉजी बैकअप ये सब बढ़ा रहे हैं, तो आईटी की फ्यूचर भी अच्छी दिख रही है। और तीसरी है ऑटो, क्योंकि आपने देखा सभी ऑटो के कार, ट्रैक्टर, टू व्हीलर सभी में ग्रोथ रिकवरी दिख रहा है, तो नेचुरली ऑटो इंडेक्स भी उसके साथ बढ़ रहा है। कौन सी खराब परफॉर्मेंस वाली थी? फर्स्ट खराब परफॉर्मेंस एफएमसीजी। क्यों? क्योंकि एक तरफ वैल्यूएशन भी बढ़ गए थे, दूसरी तरफ ये महामारी अभी रूरल में थोड़ी फैलने की कुछ खबर आ रही थी, तो नेचुरली एफएमसीजी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। एट द सेम टाइम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी नेगेटिव में है, क्योंकि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वो समर में बिकते हैं, तभी लॉकडाउन चल रही थी तो उनकी सेल्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर आया। और तीसरी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है बैंकिंग, जिसमें कि ये मॉरेटोरियम और ये एक्सटेंशन के कारण दिलचस्पी चली गई थी और अब धीरे धीरे वापस आ रही है। बट मान लीजिए मैंने वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कहा, फिर भी वहां पे भी पॉजिटिव ही वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है। तो अब मार्केट कैप की ओर आते हैं, तो देखते हैं तो मार्केट कैप में लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप, सभी हरे निशान में हैं। और रिकवरी में भी देखिए सबका अभी तक एक साल वाला रिटर्न सभी में पॉजिटिव हो गया। 3 साल में अभी भी मिड और स्मॉल कैप नेगेटिव रिटर्न टेरिटरी में है, लार्ज कैप तो पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो इसका रीजन कारण क्या हो सकता है? तो कारण देखिए कि फर्स्ट नेगेटिव जो था अर्निंग्स का जो स्टोरी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में Q1 यानी अप्रैल में जून की जो रिजल्ट आई, वहां पे देखिए प्रॉफिट करीबन 51% डाउन थे मार्केट के। और बैंक को हटा दें क्योंकि बैंक की हालत अच्छी थी, आरबीआई ने बहुत सस्ता पैसा दिया उनको, तो 71% बैंक को हटाने से इतना बुरा हालत था। और इस बुरे हालत के अंदर आप देखें यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, तो स्मॉल और माइक्रो कैप का असर बहुत दिख रहा है नेगेटिव, लार्ज एंड मिड कैप पे कम रहा है। तो नेचुरली ये डाउन टर्न ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल की बात है, थोड़ी देर बाद मैं उसको कवर करता हूं। तो ऐसी हालत में निफ्टी की भी अर्निंग्स ग्रोथ नेगेटिव में चली गई और फ्लोज आके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के फ्लोज और एफआईआई के फ्लोज। तो एफआईआई के फ्लोज का कारण क्या है कि हमारे देश में आ रहे हैं कि देख लीजिए कि सभी इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में हमारी मार्केट अलग एक मार्केट है जहां पे कंटिन्यूअसली ग्रीन टेरिटरी में पॉजिटिव। जनवरी, फरवरी, मार्च वाली क्वार्टर में खाली नेगेटिव थी कोविड के कारण, उसके बाद तुरंत एफआईएस की दिलचस्पी बढ़ गई। क्यों? मैंने आपको बताया कारण कि इंडिया के बारे में करेंसी का इफेक्ट बाद में बताता हूं अभी, मगर जबरदस्त पैसा इंडिया को आने लगा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो अदर कंट्रीज की रिटर्न्स देखिए तो इंडिया का 1 मंथ और 2 मंथ, 3 मंथ रिटर्न सबसे बेहतर रहा है। और वी शेप रिकवरी में भी इंडियन मार्केट की रिटर्न 38% बढ़ गई है। और इसका कारण यह है कि एफआईएस ने करीबन $10 बिलियन हमारे मार्केट में निवेश किया अप्रैल के बाद, और रुपए में देखें तो करीबन 80,000 करोड़ बनता है वो। और इसका कारण मेन था कि करेंसी का एक अच्छा आउटलुक, क्योंकि दो देश के बीच करेंसी की आउटलुक देखें तो एक तरफ एफआईएस के लिए बहुत अहम चीज है, क्योंकि अगर पैसे निवेश करते हैं और करेंसी वीक हो जाता है तो उनको नुकसान होता है, करेंसी स्ट्रेंथन होती है तो प्रॉफिट बनता है। तो इंडियन करेंसी और यूएस करेंसी में डिफरेंस जो है 5% का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है देश के बोरिंग के रेट पर, वही करेंसी में भी रिफ्लेक्ट होता है जनरली। तो 10 साल में देखिए 5% जो कि करीबन हमारी जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है, मगर एक साल में हमारी रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ जस्ट 3%। इनफैक्ट 3 महीने और 6 महीने में एक्चुअली रुपी का अप्रिसिएशन हुआ है। यानी एफआईएस के लिए ये बहुत अच्छा खबर था कि जिन्होंने भी पैसा निवेश किया उनके लिए स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट छोड़िए, करेंसी से भी उनको प्रॉफिट मिल गया था। इसके साथ एक करेंसी में स्टेबिलिटी देने वाली फैक्टर है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व। आरबीआई के पास करीबन $545 बिलियन के डॉलर के रिजर्व है, जो यूज कर सकती है करेंसी को वीकन करने से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण है हमारी जो वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए निफ्टी के अर्निंग्स में करीबन 450 के करीब जो ईपीएस रही है निफ्टी की 3-4 साल से, वो अगले साल यानी 21-22 साल 660 के लेवल पहुंच सकती है। तो ये उम्मीद के कारण भी एफआई का पैसा आ रहा है। और वैल्यूएशन की ओर चले
तो ब्लू लाइन जो है वो इंडिया का वैल्यूएशन वर्ल्ड की वैल्यूएशन के साथ कंपैरिजन है, और ग्रीन लाइन इंडिया का इमर्जिंग मार्केट के साथ। तो 2018 में देखिए हमारी मार्केट 70% प्रीमियम में थी और 30% प्रीमियम वर्ल्ड के हिसाब से थी। अब उसके बाद हमारी स्लोडाउन के कारण हमारी प्रीमियम घटती 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 एकदम से गिर गई। तो अब एफआईएस को लगा कि ये बहुत सस्ते में मिल रहा है इंडिया, तो नेचुरली उन्होंने आके वापस पैसा इंडिया में निवेश किया, इसलिए अभी वैल्यूएशन बढ़ने लगे हैं। तो ये करेक्शन हमारी वैल्यूएशन में एक बहुत अहम चीज थी, एफआईएस को अंदर पैसा डालने में। तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में भी इमर्जिंग मार्केट का लोअर है वैल्यूएशन कंपेयर टू अमेरिकन मार्केट। और जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की यील्ड है और निफ्टी का पीई का इनवर्स रेशियो अगर ले जाए तो ये करीबन सातों साथ है, तो यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड डेट सिमिलर दिख रहे हैं। तो नेचुरली ये बहुत अट्रैक्टिव है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी और रिटर्न डेट से बेहतर होना चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव सीन है कि फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़ सकते हैं इक्विटी से। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के तौर से देखें, और एक ग्राफ जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा ज्यादा ट्रेड कर रही है। मगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें राइट साइड में तो डिस्काउंट पे चल रही है हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज। तो बुक वैल्यू के कारण भी इंडियन मार्केट में दिलचस्पी है एफआईएस को। और लार्ज कैप के अंदर भी देखें खाली 10 स्टॉक ने मार्केट को उठाया है। अगर इन 10 स्टॉक को निकालें तो पी रेशियो एकदम गिरती है, तो एक बहुत रीजनेबल पी बनती है। ये ट्रेलिंग पी वाली चार्ट है और ये फॉरवर्ड पी वाली चार्ट है। दोनों से आपको दिख रहा है कि ब्रॉडर यानी बाकी के 40 स्टॉक निफ्टी के अंदर रीजनेबली वैल्यूएशन में है, खाली इन 10 स्टॉक ने इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया। और जैसे ही इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी दिखती है तो पैसा भी टॉप 10 से बाहर बाकी स्टॉक में भी निवेश होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट का कैपेसिटी है कि इसको अब्सॉर्ब करें, राइट। तो ओवरऑल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रीवियस पीक ऑफ द मार्केट दिसंबर 2017 में जो हुआ था 18 था पी निफ्टी का, आज भी 18.5 पर है, ज्यादा फर्क नहीं है। मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में 24 से 16 और 20 से 16 इतनी करेक्शन हुई है, करीबन 8x और 4x, यानी अभी भी डिस्काउंट में चल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ओवरऑल मिड कैप में भी देखिए प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक की कंपैरिजन में प्राइस टू बुक में रीजनेबल है। स्मॉल कैप की दाम बढ़ गई है तो थोड़ी लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल अभी देखें तो एक फॉरवर्ड 22 का पी रेशियो देखे तो निफ्टी का 16.5 पे है, बहुत रीजनेबल, और मिड कैप और स्मॉल कैप 14 के साथ है, तो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन। और इसके पीछे अर्निंग्स रिकवरी जो एक्सपेक्टेड है 2021-22 में वो करीबन 20 से 24% की अर्निंग रिकवरी जो बिल्कुल हो सकती है। ओवरऑल हम देखें तो इस स्थिति को मैंने समराइज किया है यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म, क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर जो असर है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जो डिटेल में मैंने स्लाइड में बताया वही है यहाँ पर। मैं 1 मिनट के लिए इसको छोड़ता हूँ ताकि आप पढ़ सके इसको, राइट। तो सेकंड स्लाइड इसके बाद आते हैं हमारी आउटलुक और एक्सपेक्टेशन के ऊपर। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2020 में डिसरप्शन हुआ है, मगर सेकंड हाफ में ही हम अप्रिशिएबल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल भी सपोर्टिव है, एग्रीकल्चर और रूरल भी सपोर्टिव है, गवर्नमेंट ने भी फार्म में रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए, आरबीआई भी लिक्विडिटी देने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है। तो ओवरऑल इसके कारण राइट रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने पुश थ्रू किया। तो हम सोचते हैं कि मेडिकल की ओर दे, सप्लाई डिसरप्शन की ओर दे, सब जगह गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, तो धीरे धीरे डेफिनेटली रिकवरी सामने दिख सकती है। तो इस हालत में आपकी एसेट एलोकेशन कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट आपको बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस साइकिल जो चल रही है, लेफ्ट में अच्छी साइकिल, राइट में बुरी साइकिल। अच्छी साइकिल में क्या होता है, डिमांड अच्छा होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत जबरदस्त होता है। राइट साइड में आपको बुरी साइकिल में डिमांड घटती है, कैपेसिटी घटती है। तो अभी हालत क्या है, राइट साइड की बुरी साइकिल वाली हालत है, जैसे आपने अर्निंग्स में भी देखा। तो ये साइक्लिकलिटी इकोनॉमी की ऑटोमेटिकली मार्केट में भी साइक्लिकलिटी में बदलती है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे देश में पिछले 16 साल में 4 साइकिल बीत चुके हैं। एक अच्छी साइकिल 2003 से 8, फिर 8 से 13 बुरी साइकिल, फिर 13 से 17 अच्छी साइकिल और 17 से 20 बुरी साइकिल। तो लेफ्ट में मैंने अच्छी साइकिल को दिखाया, राइट में बुरी साइकिल को। तो अच्छी साइकिल में क्या है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, और इनफैक्ट स्मॉल कैप आपको मिड कैप से बेहतर और मिड कैप लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देती है। मगर जैसे ही साइकिल बुरी चल रही है
तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं तो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव रिटर्न देते हैं, वरस लार्ज कैप आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी देता है रिटर्न। तो इसको समझने के लिए रोलिंग रिटर्न्स का भी हम इस्तेमाल करें तो साफ साफ दिखता है कि एक अच्छी साइकिल में आपको लार्ज कैप से 48% पर एनम रिटर्न मिल सकता है, मगर स्मॉल कैप 70% पर एनम दिलवा सकते हैं। मगर हालत बुरी है तो लार्ज कैप में लॉस आपको हो सकता है 8% पर एनम, मगर स्मॉल कैप में आपको 21% तक लॉस बन सकता है। तो अच्छा साइकिल बुरा साइकिल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की दौर देखें तो 100 टाइम आपने इन्वेस्ट किया तो 7% टाइम आपको नुकसान हो सकता है लार्ज कैप में 3 साल वाले इन्वेस्टमेंट में, वेर एज स्मॉल कैप में आपको 26% यानी 1 इन क्वार्टर 4 में एक बार आपको नुकसान पड़ सकता था। तो ये चीज आपको बताती है कि लार्ज कैप आपको प्रोटेक्शन दिलवाती है बैड टाइम में, बट मे बी गुड टाइम में उतना रिटर्न नहीं देती जैसे मिड एंड स्मॉल कैप। अब अभी की हालत क्या है? अभी की हालत बैड साइकिल है। तो एस के कारण आज आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप का बायस होना जरूरी है, मगर इसके साथ सभी के लिए मैं एक ही रूल नहीं दे सकता हूँ। आपकी अपने आप जो रिस्क का टॉलरेंस है उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। तो अगर आप अग्रेसिव टाइप के हो, नुकसान हो तो परवाह नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा, फिर भी आपको, क्योंकि आज हालत बुरी है, आपको 5 साल का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, मगर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वी शेप रिकवरी जैसे ही सामने आती है आपको बदलने का एक मौका मिलेगा। तो आज मैं कहूंगा कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर को 50% लार्ज कैप में रखे और बाकी मिड और स्मॉल कैप में। शायद 1 साल के बाद जैसे रिकवरी सामने दिखती है तो लार्ज कैप को घटा के फिर मिड और स्मॉल कैप को बढ़ा सकते हैं। मॉडरेट रिस्क कैपिटेट है आपका तो मैं कहूंगा कि 70% आप लार्ज कैप में रखिए, शायद 1 साल के बाद आप उसको 50-50 कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हो आप तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप को छूइए मत, 80% लार्ज कैप में रखिए, शायद 1 साल के बाद आप 10% स्मॉल कैप को ऐड कर सकते हैं। तो ये है समरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप सेफ रहिए इस कोविड महामारी के टाइम में और मिलते हैं अगले वेबिनार में। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.